हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक टॉपिक परमाणु और अणु जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिया था। आज से हम एक नया टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण चालू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एग्जाम में अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स को लेकर ही पूछे गए हैं। तो आपने एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है और अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? किसी भी वस्तु या पदार्थ की अवस्था में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं और भौतिक परिवर्तन होते हैं। यानी जब किसी भी पदार्थ या वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी आकृति में, रंग में या उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या एनसीईआरटी में बता रखा है इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एक अवस्था का परिवर्तन। अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस है वो गैस या द्रव में परिवर्तित हो जाए, द्रव है वो गैस या ठोस में परिवर्तित हो जाए, या गैस है वो द्रव या ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हम उसकी पहचान कर लेंगे, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है, इसमें रंग में परिवर्तन होता है। अगर किसी भी पदार्थ की जब वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, जब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब उसके अगर रंग में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा होता है गैस का निकास या उत्सर्जन। उस प्रक्रिया के दौरान जब गैस का निकास होता है या गैस निकलती है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कि ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है, ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। और टेम्परेचर में परिवर्तन, जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, यानी अगर किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर देने के बाद उसमें रासायनिक अभिक्रिया में चेंजेस होते हैं, और या फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है उसमें परिवर्तन के दौरान जो टेम्परेचर निकलता है, यानी तापमान अधिक या कम जो भी होता है, वो तापमान में जो परिवर्तन होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर वह कैसी लौ के साथ जलता है? श्वेत लौ के साथ जलता है, यानी सफेद लौ चमकदार लौ के साथ जलता है, जो क्या होता है? सफेद चूर्ण में परिवर्तित होता है। ये प्रोसेस कैसे होती है? ये चूर्ण जो बनता है वो किसका चूर्ण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ये प्रोसेस कैसे होती है? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, तो वायु की उपस्थिति में, यानी जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है जब उससे क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद चूर्ण का निर्माण करता है। तो इस तरह से वो जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हम उसको जलाते हैं तो श्वेत चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। अब इसमें जो अवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, जैसे मैग्नीशियम है वो सॉलिड अवस्था में था रिबन के रूप में, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होती है? वायु में गैस के रूप में होती है। तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो श्वेत चूर्ण बना तो वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या बाद में जो बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। यानी पहले वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। है इसका एग्जाम्पल 2 है, दानेदार जस्ते। यानी दानेदार जस्ते का सूत्र क्या होता है? Zn। दानेदार जस्ता बोल दो या जिंक बोल दो, पर तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 सल्फर के अम्ल की क्रिया से कौन सा
गैस का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे Zn प्लस H2SO4 की जब क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। तो ये जो एक तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रिया 7 प्रकार की दे रखी है और हमें यही पढ़नी है। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, चौथी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसे हम ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, पांचवी अभिक्रिया दे रखी है विस्थापन अभिक्रिया, 6 नंबर पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 7 नंबर पे है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम एग्जाम्पल सहित पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इनके एग्जाम्पल्स पर ही आए हैं। सबसे पहले अभिक्रिया है संयोजक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है संयोजन यानी योजन करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक, मैं बताया था ना जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे पहले के जो पदार्थ है वो अभिकारक होते हैं, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको याद रख लेना। इसका एग्जाम्पल दे रखा है सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसका सूत्र है उसकी जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है CaOH का होल्टाइज का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये तो हो गया इसका पहला एग्जाम्पल, जो किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का। तो आप ये एग्जाम्पल मैं आपको बार बार बता रही हूँ, याद रख लेना, क्योंकि ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। या फिर ये एग्जाम समीकरण दे देंगे और उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे CaO प्लस H2O की अभिक्रिया से CaOH का होल्टाइज प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ठोस रूप में होता है जबकि जो जल होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो कि विलयन अवस्था में या द्रव अवस्था में प्राप्त होता है और ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी साथ में इसमें ऊष्मा निकलती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम एक नया नाम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, जिसके क्या उपयोग है, इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किए जाते हैं बुझे हुए चूने का उपयोग विलयन के रूप में दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर जो पेंट होती है ना, सबसे पहले सफेद कलर किया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ही होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायु में उपस्थित जो CO2 है, वायु में O2 CO2 नाइट्रोजन तीनों गैसें पाई जाती हैं, जो CO2 होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण कर लेता है। क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण कर लेता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे दीवारों पर चमक आती है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन के रूप में होता है, CO2 जो गैस के रूप में होती है से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है जो एक चमकदार परत के रूप में दिखाई देता है, प्लस H2O जो द्रव के रूप में निकलती है। तो हमने संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण देख लिए, अब और आगे देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमर यानी संगमर पत्थर होता है उसका जो सूत्र होता है उसे भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं, आप ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 2 रखा है संयोजन अभिक्रिया का कोयले का दहन। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CO2 गैस का निर्माण होता है, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद CO2 गैस का निर्माण करते हैं। आप ऐसे कैसे इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण। H2 गैस हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर 2H2 यानी द्रव का जल का निर्माण करती है। तो इसके 3 एग्जाम्पल हो गए संयोजन अभिक्रिया की। एक तो हमने देख लिया कैल्शियम ऑक्साइड जब O2 से क्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से क्रिया करती है
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। एक एग्जाम्पल है इसमें कोयले का दहन, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो CO2 का निर्माण करती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें जल का निर्माण, जब H2 हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जल का निर्माण करती है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी एक तरह से ये है संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल, लेकिन इन अभिक्रियाओं में जब उत्पाद बनता है तो उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के रूप में क्या होता है, मैथेन होती है जो CH4 इसका सूत्र है। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जब इसके दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है, 2H2O 1 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मैथेन प्लस ऑक्सीजन के क्रिया से क्या बनता है, CO2 बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है इसमें श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर की क्रिया है जिसमें जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करती है तो इससे 6CO2 निकल जाता है, H2O निकलता है और ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O का निर्माण प्लस ऊर्जा का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि एक श्वसन का उदाहरण है। एग्जाम्पल है इसका शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विकृत होकर कंपोस्ट खाद्य बनाना। ये किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। हाल ही में जो 23 जून को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, जिसमें ये ऐसे के ऐसे एज इट यही लाइन दी रखी थी, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विकृत होकर कंपोस्ट खाद बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगली अभिक्रिया है, अब हमने दो प्रकार की देखी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम तीसरे प्रकार की पढ़ेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया में तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या करते हैं, अभिकर्मक एक होता है जो छूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन यानी टूटना, एक अभिकर्मक का पदार्थ का टूटना कई छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि एक जैसे कोई बड़ी चीज है जैसे चौक है, उसको आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अपघटन बोलेंगे या वियोजन बोलेंगे। तो जैसे ह्यूमस है, ह्यूमस को तोड़कर छोटे छोटे मिनरल्स बनाए जाते हैं, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है, ये सब क्या है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक एक से तो टूट ही नहीं सकते, तो उनको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, इसका सूत्र है FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है। एक अभिकर्मक है फेरस सल्फेट, जिसका सूत्र है FeSO4.7H2O। जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसका जल बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में इसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड वियोजित होता है। उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इसके रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। 2FeSO4.7H2O जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, फेरस सल्फेट, जब इसको हम गर्म करते हैं और साथ में ऊष्मा देकर जब गर्म करते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो कि ठोस है उसका निर्माण होता है, साथ में SO2 और SO3 बनता है जो कि गैस के रूप में प्राप्त होती है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, यानी एक अभिकर्मक के द्वारा दो या दो से तीन उत्पाद बनाना वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। इसका उदाहरण है वियोजन अपघटन अभिक्रिया का। ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट CO2 से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किसका उदाहरण है? वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे CaCO3 जो ठोस रूप में होता है, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, जब इसे ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक संयोजन या विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका उपयोग किसको? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अब चौथे प्रकार की क्रिया है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा देने पर अगर अभिक्रिया का वियोजन होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। खुद भी वियोजन अभिक्रिया का एक रूप है, लेकिन अगर ऊष्मा देने पर विशेष रूप से कोई अभिक्रिया या अभिकारक का विघटन होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट PbNO3 का होल्टाइज को जब हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग की धुआं का उत्सर्जन होता है। यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की धुआं निकलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या निकलता है? भूरे रंग की धुआं, जो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 की धुआं का उत्सर्जन है या एक उत्पाद के रूप में होता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। तो इसका समीकरण क्या हो गया? 2PbNO3 का होल्टाइज सॉलिड अवस्था में है, जिसे तापन 2 या ऊष्मा देते हैं 2PbO यानी लेड ऑक्साइड बनते हैं सॉलिड रूप में। साथ में इसमें 4NO2 यानी NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है, जो कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है और सिल्वर धातु का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वो दूसर रंग का हो जाता है और सिल्वर धातु का निर्माण होता है, जो कि ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जो इसी बार जो 26 तारीख को एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये पूछा गया था। जो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। किस कारण से होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है तो वह सफेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वो दूसरे रंग का हो जाता है। 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो 2Ag यानी सिल्वर धातु, चांदी जिसको बोलते हैं, प्लस Cl2 गैस यानी क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में लिया जाता है। तो आप फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल्स जो सारे हैं वो अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी की 26 जून और 23 जून को जो एग्जाम हुई थी उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है वैसे सिल्वर ब्रोमाइड भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे 2AgBr को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो 2Ag प्लस Br2 यानी ब्रोमीन का निर्माण होता है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग हम श्याम चेत फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। यानी पहले जो ब्लैक एंड, अभी तो डिजिटल फोटो बनती है, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी उसको साफ करने में AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का ही यूज किया जाता है। जिसका उदाहरण है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस के बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 4 रिएक्शन करा दिए हैं, अब इसकी जो आगे की रिएक्शन है, अभी के आगे जो प्रकार हमारे बच गए हैं 3 या 4 प्रकार, उनको हम कल देखेंगे। साथ में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है वो भी हम कल देखेंगे, और उसके साथ कल इसका चैप्टर पूरा हो जाएगा। साग सब्जियों का विकसित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण। मैंने कहा ना स्कूल लेक्चर की ग्रुप 1 को 23 जून को जो एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम्पल आया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, समतापीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और बहाव ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अभी अपन ने देखा था कि ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको भी बताया था साग सब्जियों का विकसित होकर कंपोस्ट खाद बनाना किसका एग्जाम्पल है? ऊष्मा
चेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो फिर ऐसे कैसे इसमें सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन आया था 26 जून को जो एग्जाम हुई थी, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साग सब्जियों का कंपोस्ट में विघटन, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोरीन में वियोजन। आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। अगर ये तीनों एग्जाम्पल आपको पता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के हैं तो ये ऑटोमेटिक इसका आंसर हो जाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोरीन में वियोजन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। और ऐसे भी मैंने आपको अभी इसका एग्जाम्पल जो बताए थे उसमें ये बताया था कि ये एक ऊष्माशोषी या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग में परिवर्तित हो जाता है और सिल्वर धातु का निर्माण करता है। तो ये इसका है सिल्वर क्लोरीन में वियोजन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा पहले एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ये आपने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले मैंने संयोजन अभिक्रिया आपको चालू की थी, उसी में ये बताया था कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा बनती है। तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण इसमें होता है। और कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हम देख लेते हैं अब इसमें क्या गलत ऑप्शन होगा। यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाँ ये भी सही है। यह है एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये गलत है क्योंकि वियोजन नहीं है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और चौथा ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड या जल प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। हाँ इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जो जल है उसमें जो यूज किया जाता है उसकी भी एक मोल का यूज किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें एक ही मोल प्राप्त होता है, इसलिए इसका एक ही गुणांक होता है। तो इसका गलत हो गया, यह है एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो गुड फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें साइंस में जो भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो 9th 10th की बुक है जो भी आपके टॉपिक है उसी में से उठा के रख दिए जाते हैं। तो आपको इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। खाली जो मैं आपको नोट्स में पढ़ा रही हूँ एज इट जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी से आपको समझा के पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप ये मेरी नोट्स को बार बार पढ़ लीजिए, इनको बार बार एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ साइंस में आपके पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपके लिए मेहनत करूँ तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि आपके अगर कोई कमेंट्स आते हैं, अगर आप कुछ पूछते हो या आप अधिक से अधिक शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कल नई वीडियो में। थैंक यू।